प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक अभी हाल में पॉलिटिकल साइंस के क्लास कर रहे हैं और हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट क्लास है वो कर लिया है, यानी पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है बेहतर तरीके से, जिसमें हमने आप लोगों को 6 से 7 टॉपिक को आसान तरीके से जो है कि कवर कराया था। उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं और इस पार्ट में भी हम लोग 4 से 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्लास का यानी जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट का जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है वो है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा है। जो सांप्रदायिकता किसको कहते हैं? तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल अपने धर्म के बारे में सोच विचार करना और दूसरे धर्म के बारे में जो है कि सोच विचार नहीं करना या फिर दूसरे धर्म से नफरत करना, उसको हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता आखिर किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है? तो चलिए हम लोग कारण को देखते हैं। फर्स्ट नंबर है कि राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। अगर लोकतांत्रिक देश की राजनीति में किसी एक धर्म को जो है कि दर्जा दिया जाए कि वही धर्म के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और वही धर्म के लोग जो है कि राजनीति में भाग ले सकते हैं, तो ऐसे जो है लोकतांत्रिक देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैलता है। दूसरा नंबर है दोस्तों, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। अगर हम धर्म को राष्ट्र का आधार मान ले तो फिर क्या होगा? हमारे देश में यानी लोकतांत्रिक देश में जो है कि सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होगा। तीसरा नंबर है, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। यानी किसी भी मान लो धर्म के जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी का मतलब किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अगर दूसरे धर्म को खराब कहते हैं यानी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या फिर बुरा भला बोलते हैं, तो इस प्रकार जो है लोकतांत्रिक देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इन तीनों कारणों से जो है कि जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर टॉपिक है लैंगिक विभेद और दूसरा नंबर टॉपिक है लैंगिक असमानता। इन दोनों के बारे में हम लोग दोस्तों समझने वाले हैं। दोस्तों, लैंगिक विभेद का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर अगर हम स्त्री और पुरुष में जो अंतर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है, कौन दोस्तों? जैविक अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहा जाता है। यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहा जाता है। यानी स्त्री और पुरुष क्या होगा दोस्तों? स्त्री और पुरुष में जो लिंग के आधार पर जैविक अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक है दोस्तों लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब हो गया कि जो स्त्री और पुरुष में जो काम जो है बांटा गया समाज में, स्त्री का अलग काम होता है, पुरुष का अलग काम होता है। यानी एक तरह से इन दोनों का जो काम है वो असमान है, यानी बराबर नहीं, एक जैसा नहीं है, जिसको हम कहते हैं असमान। तो उसी को हम क्या कहते हैं? असमानता। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। क्या दिया है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका लैंगिक असमानता कहलाता है। यानी समाज में स्त्री का अलग काम होता है और पुरुष का अलग काम होता है, यानी एक तरह से दोनों का काम अलग अलग है, यानी ये एक काम एक जैसा नहीं है, यानी असमान है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। सत्ता का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्ता का मतलब होता है एक तरह से पावर। क्या होता है दोस्तों? सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर होता है। और साझेदारी का मतलब क्या होता है? शेयर करना। क्या होता है दोस्तों?
शेयर करना, यानी सत्ता का मतलब शक्ति, ठीक है, सत्ता का मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति, और साझेदारी का मतलब शेयर यानी बंटवारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बंटवारा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सत्ता की साझेदारी का मतलब, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा शक्ति का बंटवारा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। दोस्तों सवाल है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, यानी कौन कौन सा तरीका है जिसमें सत्ता की साझेदारी किया जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी करने का ऐसा कौन कौन सा तरीका है, हमको तरीका बताना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला नंबर तरीका हमारा कि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। आप लोगों को पता होगा कि सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और दोस्तों विधायिका। तो ये तीनों अंगों के बीच क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, यानी शक्ति का क्या होता है, शेयरिंग होता है या फिर शक्ति का बंटवारा होता है। दोस्तों दूसरा नंबर तरीका है सरकार के विभिन्न स्तरों, सरकार के कितने स्तर है, तो 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है। दोस्तों ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, दूसरा नंबर सरकार के तीनों स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, और तीसरा नंबर है हमारा विभिन्न समुदायों यानी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो ये सत्ता का बंटवारा करने का तरीका है, यानी सत्ता को यानी शक्ति का किस प्रकार जो है बंटवारा होता है उसका तरीका ये है। तो आप लोग को हम 3 तरीका बताएं। पहला नंबर सरकार के तीनों अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। दूसरा नंबर सरकार के तीनों स्तरों यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। तीसरा नंबर विभिन्न समुदायों जैसे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के जो है कि सत्ता का बंटवारा होता है, यानी शक्ति का जो है कि बंटवारा होता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को इस पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है इसका ये पार्ट 2 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे आप लोग को, जितने भी टॉपिक कराए होंगे आप लोग को कवर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा ये इतना ही पार्ट तक है, यानी इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम कम से कम 7 से 8 टॉपिक को कवर करेंगे और 4 नंबर पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे यानी कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग इस पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर की ओर जो है कि अग्रसित होंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।